नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 2024 चुनाव के लिए दक्षिण भारत में जमीन मजबूत कर रही बीजेपी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी भाजपा में हुए शामिल। अनिल एंटोनी ने भी थामा पार्टी का दामन। फेक न्यूज को लेकर सरकार हुई सख्त। फैक्ट चेकर की बात नहीं मानने पर इंटरनेट कंपनियों पर होगी कार्रवाई। केंद्र ने जारी किया आदेश। सिसोदिया की फर्जी चिट्ठी पर दिल्ली में सियासी बवाल। बीजेपी ने आप पर साधा निशाना। कहा, खबरों में बने रहने के लिए चिट्ठी खेल रहे सिसोदिया। बिहार में दंगों के बीच नीतीश करेंगे इफ्तार पार्टी। बीजेपी ने ठुकराया न्योता। कहा, बिहार हिंसा में जल रहा, सीएम इफ्तार पार्टी दे रहे। मुंबई में 1000 करोड़ का घोटाला आया सामने। मड आइलैंड में अवैध स्टूडियो पर चला बुलडोजर। राम सेतु और आदि पुरुष फिल्म की हुई थी शूटिंग। आज की पहली खबर में बात करेंगे बीजेपी के मिशन साउथ पर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी अपनी जमीन मजबूत करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को एक के बाद एक झटके मिलते जा रहे हैं। पहले कांग्रेस के पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी बीजेपी में शामिल हो गए और अब आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं, रेड्डी ने इस दौरान कांग्रेस की खामियों पर बात करते हुए पार्टी को छोड़ने का कारण भी बताया। डॉक्टर साहब, दक्षिण में अब कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस को तो झटका लग ही रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देखिए। कर्नाटक को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में मेहनत की और अन्नामलाई के रूप में एक तेज तर्रार लीडर। पार्टी राज्य स्तर पे तभी आगे बढ़ती है जब वहां पे एक स्ट्रांग लीडर होता है। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, असम में अचानक से कांग्रेस को परास्त करके इस जगह तक पहुंची। वहां अपने लीडर खड़ा किया, हेमंत बिस्व शर्मा को। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मजबूत है, वहां पे धामी साहब है। बिहार में कोई लीडर नहीं है, इसलिए अभी तक वहां पो की स्थिति है। यूपी स्ट्रांग है क्योंकि वहां पे योगी आदित्यनाथ जी है। तमिलनाडु तो हो गया, कर्नाटक में सरकार चल रही है, वहां कई सारे और भी लीडर्स हैं। येदियुरप्पा सबसे बड़े लीडर वहां पे। लेकिन केरल और आंध्र प्रदेश, यहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो हैं, संगठन भी है, लीडर नहीं था। अब आप एक एक्स सीएम को अपनी पार्टी में तोड़ के ले आते हैं तो एक बहुत बड़ा, इसको कहते हैं फायदा, एक फेस आपके पास आ रहा है। और केरल के अंदर ए.के. एंटनी यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी के आंख नाक कान हुआ करते थे। 3-4 लोग ही थे जो सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट जिनको माना जाता था, उसमें गुलाम नबी आजाद, ए.के. एंटनी और अहमद पटेल जो अब नहीं रहे, और अंबिका सोनी। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी हारी, सोनिया गांधी ने कि भाई क्यों हम हारे, ये सारा दायित्व उसको जांचने परखने का वो एंटनी साहब के। अब उनके बेटे जिस हिसाब से राहुल गांधी के खिलाफ बोल के उन्होंने पहले विद्रोह किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो एक यंग डायनेमिक केरल के अंदर चेहरा मिल गया है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। एक एक करके जो अच्छे चेहरे हैं राजनीति के, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और इससे जो इलाके भारतीय जनता पार्टी के पहुंच के बाहर थे, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, इन सब जगहों पे 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और नड्डा वो
बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रहे हैं और ये फायदा जरूर साफ साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किए जाने के मामले को बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बना रही है, दूसरी तरफ बीजेपी अब कांग्रेस का पूरी तरह सुपड़ा साफ करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं केंद्र से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं का फैक्ट चेक अब सरकार करेगी। सरकार ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे भ्रामक और गलत सूचनाओं पर नजर रखने के लिए एक फैक्ट चेक बॉडी बनाएगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज को समय रहते नहीं हटाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार? देखिए, बहुत जरूरी था ये, वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में जो तथाकथित पत्रकार पहले कहते थे खुद को, ये भ्रामक फेक न्यूज अफवाह फैलाने का धंधा कर रहे हैं। अब आपने फेक न्यूज फैला दिया तो अब एक कमेटी बनाई जा रही है पीआईबी के द्वारा, जो ये तय करेगी ये फैक्ट है या फिर ये अफवाह है। अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सेंसरशिप है, ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? अफवाह फैलाने की छूट दे दी जाए। क्या आप चाहते हो कि व्हाट्सएप के जरिए दंगे हो देश के अंदर में? झूठ मूठ की चीजों को आप समाज में डालना चाहते हो, आप ये चाहते हो कोई नियंत्रण ना हो? तो एक तो फेक न्यूज को डिटेक्ट करना क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए एक कमेटी बन गई। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब एक सेकंड स्टेप जो इस सरकार ने लिया है वो ये कि अगर ये तय हो जाता है कि ये फेक है, तब आप जो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, कहीं भी जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट्सएप हो, तो अब ये उस कंपनी, उस चूंकि वो एक मीडियम है, वो कंटेंट जनरेट नहीं करता। ट्विटर वाले अपनी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं डालते, लोग डालते हैं। और अब अगर सरकारी कमेटी के द्वारा यह तय हो जाता है कि वो फेक है, तो ये बाध्यता होगी उन कंपनियों की, ट्विटर वालों की, फेसबुक वालों की, कि आप इसको हटाएं इमीडिएटली। और अगर आप नहीं हटाते हैं, अभी यहां तक इस स्टेप में कोई एक्शन नहीं है, आपको कहा जाएगा कि भाई ये फेक है, तो इमीडिएटली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, उसको रिमूव नहीं करते हो, या फिर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, तो फिर आपके ऊपर जो आपको एक क्लॉज के तहत छूट मिला हुआ है कि हम मीडियम हैं, उसके बजाय आप एक अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो फिर कोई शख्स अगर ये कोर्ट जाकर के कहता है कि इस फेक न्यूज की वजह से हमें नुकसान हुआ है, कोई भी शख्स उस चीज को लेके कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में फिर जो फैसला होगा वो ट्विटर के खिलाफ भी और फैलाने वाले के खिलाफ भी। तो ये जो भ्रामक बताया जा रहा है कि भाई सरकार एक्शन लेगी, वो ट्विटर के ऊपर करेगी, सरकार कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। पीआईबी की कमेटी बन रही है, वो सिर्फ ये बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद कंपनी जाने और उस खबर से जो कोई आहत हुआ है वो जाने। अगर वो कोर्ट नहीं जाता है तो कुछ नहीं होगा, और अगर कोर्ट जाता है तो जज साहब जो फैसला करेंगे उनको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यानी कि अब फेक न्यूज को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ऐसे में फैक्ट चेकर की बात ना मानकर गलत अफवाहों को फैलाने से नहीं रोका गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आगे बात करते हैं मनीष सिसोदिया की जेल से लिखी गई चिट्ठी की। मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। इस चिट्ठी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। ऐसे में दिल्ली की सियासत फिर एक बार गर्मा गई है। सिसोदिया की चिट्ठी की कड़ी आलोचना करते हुए भाजपा ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके 2 महीने से जेल में बंद सिसोदिया सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? देखिए, पहले जब आज़ादी की लड़ाई चलती थी तो बड़े बड़े नेता जेल से चिट्ठी लिखा करते थे। वो आंदोलनकारी थे, देशभक्त थे। ये तो एक फ्रॉड है, शराब चोर।
ये ज्ञान देगा। आप भ्रष्टाचार के मामले के अंदर गए हुए हो और वो चिट्ठी लिख देता है बिना डेट के, बिना साइन किए हुए। कब चिट्ठी लिखा, क्यों लिखा, नहीं लिखा, किस स्ट्रेटजी के साथ लिखा। लेकिन मीडिया वालों को तो केजरीवाल ने, ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है और पंजाब की सरकार, वो इतना एडवर्टीजमेंट देती है कि इस घोटालेबाज की चिट्ठी को इस तरह से पेश किया जाता है कि जैसे कोई वो महापुरुष है। अब एक तो ये गलती, दूसरी चीज, ये पढ़ा लिखा है क्या कि मनीष सिसोदिया? ग्रेजुएशन भी नहीं है ये ग्रेजुएट भी नहीं, किसी कॉलेज में भी नहीं गया। पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता की इसके पास डिप्लोमा है और कितनी अच्छी हिंदी वो जानता है। उसके पहले पैराग्राफ में मैं जब पढ़ रहा था उसको, तो तरक्की की स्पेलिंग गलत, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग गलत, आर्टिफिशियल की स्पेलिंग गलत। आप ढंग से हिंदी नहीं लिख पाते और देश को ज्ञान दे रहे हो कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ये मदारियों का गैंग है, अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। और जिस तरीके से इसने पॉलिटिकल पब्लिक डिस्कोर्स को ये गटर में लेकर के गया है केजरीवाल, देश की जनता कभी उसे माफ नहीं करेगी। जी बिल्कुल, केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने अब खुद पर लगे आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एजुकेशन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अगली खबर में बात करते हैं नीतीश कुमार की इफ्तार पर मचे बवाल की। सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहे बिहार के हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिससे बिहार में नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में होने वाली इस इफ्तार पार्टी का न्योता राज्यपाल समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी भेजा गया है। नीतीश की ओर से बीजेपी नेताओं को भी इफ्तार पार्टी में बुलाया गया। हालांकि बीजेपी ने नीतीश की इफ्तार पार्टी का न्योता ठुकराते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो बिहार हिंसा की आग में जल रहा है और दूसरी तरफ ये किस तरह की राजनीति है कि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं? देखिए, ये मुगलकालीन बादशाह हैं नीतीश कुमार। जनता भूखे मर रही है, जनता हिंसा की आग में जल रही है और ये बिरयानी चबा रहे हैं। यही है नीतीश कुमार की राजनीति। नजर कहां है भाई? तुम इफ्तार क्यों करते हो भाई? तुमको इफ्तार से क्या लेना देना? इफ्तार पार्टी भाई, ये रमजान का मुकद्दस महीना है। लोग अपने स्पिरिचुअल बिलीफ को आगे ले जाने के लिए, परमात्मा से संवाद बनाने के लिए वो लोग दिन भर उपवास रखते हैं, शाम में रोजा तोड़ते हैं। तुम क्या करते हो? टोपी लगा करके तमाशा। अजीबो गरीब स्थिति है दुनिया में। और भी मुस्लिम कंट्रीज, माने डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं दुनिया में, हमने तो कहीं नहीं देखा कि व्हाइट हाउस में इफ्तार चल रहा हो और इस तरह से बैंड बाजे के साथ, मीडिया वालों के साथ फोटो लगा करके या हाथ इस तरह करके। ये हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म को इस तरह से विभत्स चेहरा दे दिया गया है। दिन भर खाएंगे ये भुंजा और शाम में चले जाएंगे ये इफ्तार पार्टी करने के लिए। इफ्तार पार्टी, और इसमें क्या है कि भाई सारे मुसलमानों को बुलाया जाएगा, बताया जाएगा, टोपी से फोटो खिंचाई जाएगी ताकि ये जो 17-18% मुसलमानों का है उसमें भी इनको कुछ बाइट मिले। ये तो मुस्लिम समाज जो खुद तैयार है कि हमको ठग लो, मैं बिकने को तैयार हूं, मैं ठगने को लिए तैयार हूं, जो हमको मूर्ख बनाएगा मैं उसके साथ ही जाऊंगा। तो ये तमाशा बंद होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर का काम वहां के लोगों को रोजगार देने का है, अच्छी व्यवस्था देने का है, कानून व्यवस्था सही रहे, वो काम है चीफ मिनिस्टर का। तो वो सब काम धाम छोड़ के ये इफ्तार पार्टी में लगे हुए ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है उनकी बराबर चमकती रहे। जी बिल्कुल, सुशासन बाबू कहलाए जाने वाले नीतीश कुमार की बिहार दंगों पर पूरी तरह से पोल खुल गई है, जिसके बाद बीजेपी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। आखिरी खबर में बात करते हैं मुंबई के मड आइलैंड में बीएमसी के चले बुलडोजर की। मुंबई के मड आइलैंड में बीएमसी ने अवैध स्टूडियो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, लिहाजा कांग्रेस नेता असलम शेख के अवैध स्टूडियो को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। इस स्टूडियो में फिल्म राम सेतु और आदि पुरुष की शूटिंग हुई थी। जानकारी के मुताबिक मड आइलैंड में समंदर किनारे
कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख का अवैध स्टूडियो था। असलम शेख पर 1000 करोड़ के अवैध स्टूडियो बनाने का आरोप है। स्टूडियो के कुछ हिस्से फरवरी में भी तोड़े गए और बाकी हिस्सों पर अब बुलडोजर चलाया गया है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है ये पूरा मामला 1000 करोड़ के घोटाले? देखिए, मसला ये है कि किरीट सोमैया साहब ने उठाया इस मामले को, और उद्धव ठाकरे सरकार जो 2.5 साल रही, पता नहीं 2.5 जन्मों तक उस समय हुए जो पाप वो पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब यह मसला ये है कि समुद्र के किनारे कंस्ट्रक्शन पे रोक है, बाकायदा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। सरकार उद्धव ठाकरे की, बीएमसी पे राज किसका? उद्धव ठाकरे का। अब किरीट सोमैया कह रहे कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है और आदित्य ठाकरे इसमें इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? ये जो असलम शेख है, ये यंग डायनेमिक कांग्रेस लीडर है। राहुल गांधी से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, आदित्य ठाकरे से भी दोस्ती है। ये उद्धव ठाकरे के कैबिनेट में मंत्री भी थे। अब गिव एंड टेक तो चल रहा है भाई। तो यंग डायनेमिक कांग्रेसी लीडर वो क्यों नहीं नस दबा करके फायदा मुनाफा कमाएगा? तो ये जो मडालैंड के पास का एक जो इलाका है, वहां पे इन लोगों ने टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के लिए 6 महीने के लिए आपने वहां पे अलाउ कर दिया। अब 6 महीने के लिए परमिशन दिया गया, लेकिन हर 6 महीने में उसको रिपीट कर दिया जा रहा है। तो कार्रवाई हुई है। अब उसके अंदर कौन सा फिल्म शूटिंग हुआ हो, कौन क्या हुआ हो, वो क्या है, टीन की छतरी लगी हुई है। आपने क्या समझ लिया कि भाई आपकी सरकार है तो आप कहीं पे भी आप जाकर के कुछ भी कर लेंगे, और सरकारी जमीन है, आपको स्टूडियो बनाना, जमीन खरीदिए और अपना स्टूडियो बनाइए। हम लोग भी जाकर के देख करके आएंगे भाई असलम शेख का स्टूडियो कितना बड़ा है, सरकारी जमीन के ऊपर इस तरह का तमाशा। तो हो क्या रहा है, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश और हिंदुस्तान के लोगों का टेम्परामेंट बदल गया है 2014 के बाद से। एक काम तो इन लोगों को नहीं करना चाहिए कि सरकार अगर आपकी आ गई तो ये मत समझिए कि देश पे या राज्य पे आपकी बपौती है। अब किसी की बपौती नहीं है। आप प्रधानमंत्री होंगे, अपने घर में होंगे, लेकिन काम आपको कानून के हिसाब से करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे, मनमानी तो करके आप गुजर जाएंगे, लेकिन जनता फिर आपको सबक सिखाने में जरा सा भी हिचकिचाएगी नहीं। जी बिल्कुल। 1000 करोड़ के इस घोटाले का खुलासा होने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।